तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इससे पहले माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट हो गया और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, या फिर कहें तो आइंस्टीन्स पोस्टुलेट्स जो था वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में ये बातें थी कि ईथर की हाइपोथेसिस जो थी वो फेल हो गई, ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। जो लाइट के वेरिएशन की बात थी वो भी नहीं था। तो इसमें हमें अब नया इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी जिसे हम लोग अब बनाया जाएगा, दो कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसे कहा जाएगा लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसे लिख भी दिया गया है कि द इक्वेशंस रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस on the basis of special theory of relativity are called Lorentz transformation equations। तो ये था लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का डेफिनेशन, मतलब ये होता क्या है। अब उसके बाद हमें इसके लिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस चाहिए। अब उन दोनों के बीच में रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है, जिससे ही कहा जो रिलेशन मिलेंगे लास्ट में हमें दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बीच में, उन्हें कहा जाएगा लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो सबसे पहले तो दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाएगा। एक इनर्शियल फ्रेम मान लिया गया S हो गया, जिसे S से रिप्रेजेंट किया गया, और दूसरा इनर्शियल फ्रेम जिसे कहा जाएगा S डैश। तो ये मान लिया गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया S, या इनर्शियल फ्रेम हो गया S। अब दूसरा एक और फ्रेम मान लिया गया जो है S डैश। दोनों को कोइंसाइड कर सकते हैं, एक ही पॉइंट पे बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिए हैं, ये जिसका नाम है S, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इधर की ओर, ये हो गया X, ये हो गया Y, और ये हो गया Z। इसके ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ये मूल बिंदु, यहाँ ये बना दिया गया, ये ओरिजिन O। अब उसके बाद एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया, मान लिया गया, इसे यहाँ बना लेते हैं। फिलहाल यहाँ बना लिए, ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस था S, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S डैश। इसके भी तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो S डैश है तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया गया X डैश, यहाँ से ये Y डैश, और फिर यहाँ से लिखे इसे Z डैश। अब हम देख रहे हैं कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गए। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फर्स्ट जिसे कहें, जिसे रिप्रेजेंट किया गया S से। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए X, ये X, दूसरा Y और तीसरा Z। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश है, जिसके कोऑर्डिनेट्स बन गए X डैश, Y डैश और Z डैश। अब उसके बाद मान लिया गया ये जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब S डैश है, ये S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी, कांस्टेंट v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आगे की ओर ये बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। यही हमें रिलेशन भी फाइंड करना होगा आगे चल के। मान लिया गया इसमें जो टाइम हम लोग काउंट कर रहे हैं, टाइम t, तो t टाइम जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में है। जो t टाइम लिया जाएगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में लिया जाएगा, और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश के लिए जो टाइम लिया जाएगा वो लिया जाएगा t प्राइम या t डैश। ये टाइम लिया जाएगा S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये बातें हो गई। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो S है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए X, Y, Z। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश हो गया, जो कि कांस्टेंट v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, आगे की ओर चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S। तो S के रेस्पेक्ट में आगे की ओर बढ़ रहा है। अब उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए X डैश, Y डैश, Z डैश। दोनों के जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब y y के पैरेलल है, z z के पैरेलल है, और x x के पैरेलल है। उसी लाइन पे ये आगे की ओर मूव कर रहा है। अब इसका जो ओरिजिन था वो O है, इसके लिए ये जो पॉइंट है तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हो गया O डैश। तो S डैश के लिए, इसके लिए ओरिजिन पॉइंट हो गया O डैश। अब एक हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लिए, मान लिया गया कोई एक पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट है। तो अगर ये P पॉइंट है तो यहाँ और O से अगर देखा जाए, तो O से देखा जाए तो इसके लिए अगर पॉइंट्स लिखना हो, हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना हो, तो इसे लिख सकते हैं। अगर S फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा इस पॉइंट O से P तक के लिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे X, Y, Z, और टाइम के लिए लिखेंगे T।
तो ओ पी के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ओ से पी के लिए, मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिलहाल अगर नज़रअंदाज करें तो हमारे पास केवल ये फ्रेम है एस, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स बना लिए गए। क्या बनाए गए? एक्स एक्सिस के लिए एक्स हो गया, वाई के लिए वाई हो गया, जेड के लिए जेड हो गया और टाइम के लिए टी हो गया। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश से अगर देखा जाए तो एस डैश यहाँ है, एस डैश से अगर देखा जाए तो एस डैश से देखने पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ से मिलाए जाएंगे ओ डैश से, तो ओ डैश से अगर देखा जाए मतलब ओ डैश पी, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? इसके लिए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया एस और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया एस डैश। एस डैश जो है वो v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। कोई एक पॉइंट, कोई एक पार्टिकल कंसीडर किया गया पॉइंट P पे, जिसके लिए S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x y z x y z t, और S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं x डैश y डैश z डैश t डैश। अब उसके बाद जब ये आगे की ओर मूव, लेकिन इतनी बातें अगर आपको एक नोट्स भी बनाना होगा तो नोट्स बनाने के लिए कुछ बातें इस डायग्राम के साथ लिख देते हैं, फिर आगे की बातें समझते हैं। तो इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिख दिया गया, क्या है कि कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम्स एस एंड एस डैश। तो दो फ्रेम्स हो गए, एक एस हो गया और दूसरा फ्रेम हो गया एस डैश। फ्रेम एस विद ओरिजिन ओ, तो ये जो फ्रेम एस है इसका ओरिजिन ओ है, और दूसरा जो फ्रेम है एस डैश इसका ओरिजिन ओ डैश। तो एस डैश विद ओरिजिन ओ डैश। एस डैश इज मूविंग विद कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी v। तो एस डैश जो है ये कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी v से आगे की ओर मूव कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है, इस बात को भी लिखा गया अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम s। तो फ्रेम s के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव x डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन इधर ही होगा, तो इधर की ओर ये मूव कर रहा है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ फ्रेम्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये बात करें तो y डैश के पैरेलल है, z डैश के पैरेलल है और x डैश के पैरेलल है, इस बात को लिख दिया गया। फिर टाइम t जो मेजर किया गया वो फ्रेम s में है, लिखा गया टाइम t इज मेजर्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम s, एंड t डैश इज मेजर्ड इन इनर्शियल फ्रेम s डैश। इतनी बात लिख दी है। अब शुरुआत की बात करें, इनिशियली शुरुआत में अगर देखा जाए तो टाइम t इज इक्वल टू टी डैश, कोई टाइम है ही नहीं, तो t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू हो गया 0। मतलब क्या होगा कि जब कोई टाइम लगा ही नहीं था तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये v वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ चुका है, कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँच चुका है। अगर t इज इक्वल टू 0, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के टाइम की 0 की बात करें तो इसे यहाँ तक, ये शुरू में दोनों एक पॉइंट पे ही रहे होंगे, मतलब o एंड o डैश कोइंसाइड ईच अदर। तो o और o डैश की बात करें तो इसे दोनों को अगर बनाए डायग्राम तो इस प्रकार से ये डायग्राम रहा होगा। ये फ्रेम हो गया s और दूसरा जो फ्रेम s डैश ये भी इसी पर लाई कर रहा होगा उस टाइम। तो ये हो गया इसके फर्स्ट फ्रेम s के लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए x y z। अब दूसरे कोऑर्डिनेट, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो s डैश है ये भी इसी पे लाई कर रहा है, क्योंकि पहले का ओरिजिन o भी यही था और दूसरे s डैश का भी ओरिजिन यही है o डैश। इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश z डैश, ये भी यहाँ लिखे जा सकते हैं। तो ये तब की कंडीशन हो गई, मतलब दोनों o और o डैश कोइंसाइड करेंगे। अब जब ये कुछ समय चलिए v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है तो t टाइम बाद ये आगे की ओर मूव करते करते ये जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ये पहुंच गया यहाँ। तो अब जो s डैश यहाँ आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश z डैश, जो कि यहाँ बना दिया गया। अब एक और पॉइंट भी सपोज करना है, तो सपोज पॉइंट P, उस बात को भी लिख देते हैं। सपोज पॉइंट P whose coordinates are, suppose point P is a point whose coordinates are, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो एस फ्रेम के लिए
मतलब और एक्स वाई जेड टी फॉर फ्रेम एस एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश फॉर फ्रेम एस डैश फॉर फ्रेम, तो रेस्पेक्टिवली लिख दे रहे हैं, ये है एस के लिए और दूसरा वाला एस डैश के लिए रेस्पेक्टिवली। तो लिख दिया गया सपोज पॉइंट P इज अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर, या सपोज अ पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश फॉर फ्रेम एस एंड एस डैश रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स वाई जेड टी जो है वो है फ्रेम एस के लिए और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश वो फ्रेम एस डैश के लिए। अब जब ये फ्रेम आगे की ओर मूव कर गया तो ये यहाँ पॉइंट है। अगर एक एक्सिस की बात करें, यहाँ से अगर देखा जाए एक एक्सिस के लिए बात करें, हम एक्स एक्सिस के लिए बात करें, तो जब ये पॉइंट P पर था तो इसके लिए इस फ्रेम S से जो अगर एक्स एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये हो गया x, ये टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक x। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें तो इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट है x डैश, तो इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है x डैश। यहाँ से ये जो आगे की ओर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जा रहा है एस डैश, इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ से यहाँ तक जाने में इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो टाइम t लग रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, इसे t टाइम बाद ये यहाँ पहुँचा है, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इसका v, टाइम t टाइम बाद देख रहे हैं तो ये हो गया vt। तो अगर इसके लिए फॉर्मूला एक्स डैश की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो एक्स डैश इतना ही है, ये टोटल डिस्टेंस है x, तो ये एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा x, टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दें तो ये डिस्टेंस हमें मिलेगी, तो ये हो जाएगा टोटल x और इसमें से ये घटा दिए माइनस वी, तो x माइनस वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा x डैश। तो x डैश इज इक्वल टू हो गया x माइनस वी, जो था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लेकिन ये जो है वो फेल हो चुका है, ये फेल हो गया है, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट का उपयोग करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिखें अगर, तो इसे बनाया लीनियर इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, जहाँ के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू x और t पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड t। इसके बाद इसे सॉल्व किया जाएगा जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब के लिए ये इक्वेशन है। अगर ये नेगेटिव इधर की ओर मूव कर रहा होगा, मान लिया गया फ्रेम एस है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके लिए इक्वेशन बनाया जाएगा। क्या लिखेंगे, डैश जहाँ है वहाँ से डैश हटा देंगे और वेलोसिटी इधर की ओर जा रही है तो वेलोसिटी मतलब इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के एक्स डैश, तो वेलोसिटी निगेटिव हो गया तो ये हो गया पॉजिटिव x प्लस वी टी डैश। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा और आगे ये हम फाइंड करेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस S और S डैश से हम देख रहे हैं, S और S डैश से देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट P अगर है तो यहाँ से इसके लिए x एक्सिस पे डिस्टेंस है x डैश और यहाँ से इस P पॉइंट के लिए डिस्टेंस है x और ये v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव किया तो टाइम के लिए t टाइम ये हो गया vt। तो यहाँ से एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x डैश प्लस वी टी यहाँ से, या फिर यहाँ x डैश की हमें वैल्यू चाहिए तो x डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट कर दें तो x डैश इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वी टी। तो x डैश इज इक्वल टू मिल गया हमें x माइनस वी टी, एक्स डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, जो कि गैलीलियन ने भी दिया था। तो गैलीलियन ने भी ये एक्सप्रेशन दिया था तो इनके इक्वेशन को सही माना गया, लेकिन बस एक करेक्शन के साथ कि जो इक्वल है इसकी जगह इक्वल की जगह एक प्रोपोर्शनल लगा दिया जाए। तो अगर प्रोपोर्शनल लगा दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगा x डैश प्रोपोर्शनल x माइनस वी टी, और अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाएं, प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लिखें तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा और कांस्टेंट मान लिया गया, ये हो गया k। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन बन गया x डैश इज इक्वल टू k x माइनस वी टी। तो x डैश इज इक्वल टू हो गया k x माइनस वी टी, यही यहाँ लिखे भी हैं जहाँ k क्या हुआ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हुआ और जिसकी वैल्यू x और t पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये बात लिख भी दिए, x डैश इज इक्वल टू हो गया k x माइनस वी टी वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट
एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड टी। इसी प्रकार से दूसरा इसके लिए x के लिए अगर फाइंड करें तो x के लिए फाइंड करें तो x यहाँ से अगर देखा जाए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश के लिए इधर की ओर तो देखा जाए तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में तो नेगेटिव हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और जहाँ भी x था वहाँ हो जाएगा x डैश, जहाँ t है वहाँ हो जाएगा t डैश। तो ये इक्वेशन 1 मान लिए और दूसरे वाले को मान लिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास है आइंस्टीन का जो दिया गया 2 पोस्टुलेट्स है, तो फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट अगर यहाँ डिनोट कर देते हैं कि बाय फर्स्ट पोस्टुलेट या बाय आइंस्टीन्स फर्स्ट पोस्टुलेट या स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो लिख दें। तो बाय फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहा गया कि ऑल फिजिक्स लॉ या और फिजिकल लॉ आर होल्ड गुड फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो फिजिक्स के लॉ हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम होंगे, वैलिड होंगे। तो बाय फर्स्ट पोस्टुलेट लिख भी सकते हैं, बाकी नहीं भी लिखे तो अब इसके आगे जब सभी लॉ सेम होंगे तो इसे फर्दर सॉल्व किया जाएगा बाय फर्स्ट पोस्टुलेट। और फिजिकल लॉ आर वैलिड एंड सेम फॉर इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x डैश की वैल्यू हमें पता है और दूसरा इक्वेशन है x के रेस्पेक्ट में, तो x इज इक्वल टू k x डैश प्लस वी टी डैश, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में ये x डैश की वैल्यू प्लेस की जा सकती है। तो अगर x डैश की वैल्यू प्लेस करें, क्योंकि हमें x डैश फाइंड करना है, क्या क्या हमें फाइंड करना है ये बात अगर लिख लें तो हमें फाइंड करना है x डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू, z डैश की वैल्यू और t डैश की वैल्यू। तो अगर x डैश की वैल्यू देखें तो x डैश इज इक्वल टू हो गया k x माइनस वी टी, इक्वेशन नंबर 1। y डैश की बात करें तो y डैश के लिए अगर देखा जाए तो ये जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो x एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर जो वैल्यूज हैं, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो वैल्यूज हैं उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये x एक्सिस ही आगे की ओर मूव कर रहा है, y एक्सिस जितना डिस्टेंस इसके लिए था उतना डिस्टेंस दूसरे वाले फ्रेम के लिए भी है, ये उसी दूरी पे ऊपर की ओर तो मूव नहीं कर रहा। तो इसी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने की वजह से जो y है y इज इक्वल टू y डैश होगा और z इज इक्वल टू z डैश होगा। जो वेरिएशन होगा वो यहाँ पे रहेगा तो x की वैल्यू और बढ़ेगी, यहाँ पे रहेगा तो x में ही वेरिएशन हो रहा है। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा वैल्यूज चेंज होती जाएंगी केवल x की, बाकी y की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं हो पा रहा है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। तो यहाँ पे x के लिए ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, y की वैल्यू हर जगह सेम ही हो पा रही है, तो y और y डैश तो सेम ही हो जाएगा, y और y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z। तो हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो x डैश की और दूसरी t डैश की। तो x डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ दिख रही है, इसे सॉल्व करना है, और दूसरा हमें यहाँ से t डैश की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो दूसरे इक्वेशन में मतलब सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखें तो t के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगा, रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x डैश, putting the value of x dash in equation 2, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू रख रहे हैं, देखें तो ये हो गया x इज इक्वल टू k x डैश की वैल्यू प्लेस कर दिए, x डैश की वैल्यू k x माइनस वी टी, तो दो स्मॉल ब्रैकेट हो जाएंगे, इसे बिग ब्रैकेट बना लेते हैं। के एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश की वैल्यू प्लस वी टी डैश। तो अब यहाँ से सॉल्व करें इसे, तो यहाँ है x, ये पूरा होल में मल्टीप्लाई है तो इसे अपॉन मिला दिए, ये हो गया x बाई के इज इक्वल टू, इस बिग ब्रैकेट को ओपन करें, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया के वी टी, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, बचा क्या प्लस वी टी डैश, इतना बचा। हमें टी डैश की वैल्यू चाहिए तो इस टर्म को इधर रखते हैं, बाकी सबको इधर भेज देना है, तो इधर भेज दें अगर तो ये इक्वल के इधर बचा केवल वी टी डैश।
ये x बाई के अपनी जगह पे, ये के वी टी इधर आ गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव होगा के वी टी, फिर उसके बाद के एक्स जो है ये भी इधर आ गया तो ये हो गया नेगेटिव के एक्स, और ये हो गया प्लस एक्स बाई के। अब यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया वी टी डैश, मतलब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, टी डैश की वैल्यू चाहिए, टी डैश। तो टी डैश की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो थोड़ा इसे दूर लिख दे रहे हैं, ये के वी टी माइनस के एक्स प्लस एक्स बाई के, प्लस एक्स बाई के इक्वल ये हो गया वी टी डैश। अब अगर हमें टी डैश की वैल्यू चाहिए तो v से सबको डिवाइड कर दें, तो v यहाँ से हट के डिवीज़न में आ जाएगा, ये हो गया अपॉन v, ये हो गया अपॉन v, ये v हो गया अपॉन v। तो टी डैश इज इक्वल टू वैल्यू हमें मिल गई, क्या वैल्यू मिली, टी डैश इज इक्वल टू हो गया v से v कैंसिल के टी, यहाँ से क्या हुआ माइनस के एक्स बाई वी, और यहाँ से प्लस x बाई वी के। अब अगर एक लाइन और सॉल्व करें तो लिख सकते हैं इसे, क्या लिख दें, ये हो गया के टी माइनस के एक्स बाई वी कॉमन ले लिया गया, माइनस के एक्स बाई वी, तो माइनस के एक्स बाई वी कॉमन लिया गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ माइनस था ही नहीं प्लस था तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, और यहाँ से अगर x बाई वी के एक्स बाई वी कॉमन लेना है तो k का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तभी k मिलेगा, मतलब k एक और ऊपर हो गया, k नीचे हो गया तो ऊपर वाला k कॉमन हो गया, तो x कॉमन k कॉमन और v कॉमन, नीचे बचा k स्क्वायर, तो ये हो गया 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी वैल्यू है, ये टी डैश की, मतलब हमें टी डैश की वैल्यू मिल गई। या दूसरे टर्म में इसे कहा जा सकता है, दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, टी डैश इज इक्वल टू के टी माइनस के एक्स बाई वी 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर, इसे कहा जा सकता है इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हमारा मेन मोटो यही था कि टी डैश की वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया एक्स डैश की वैल्यू, दूसरे से हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड कर लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए जब दूसरे डायरेक्शन में एस मूव कर रहा था तब के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी उस दूसरे के लिए। अब फिर उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके टी डैश की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो एक्स डैश हमें मिल गया, ये इक्वेशन जिसे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना है, टी डैश भी मिल गया, और वाई डैश इज इक्वल टू वाई और जेड डैश इज इक्वल टू जेड है ही। तो केवल एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमें चारों लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल जाएंगे, और यही हमें करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 के बाद हम फिर बात करते हैं आइंस्टीन के दूसरे पोस्टुलेट की, जिसमें जो है कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड लाइट की जो स्पीड है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम है। तो अगर शुरुआती बात करें तो जो t इज इक्वल टू टी डैश शुरू में भी पढ़े थे कि अगर t इज इक्वल टू टी डैश है, टाइम की वैल्यू 0 है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए, तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ओरिजिन पॉइंट है o और o डैश दोनों कोइंसाइड करेंगे, दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। इस टाइम पे अगर कोई लाइट सोर्स यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो फिर उसके बाद जब ये आगे की ओर मूव कर गया, मतलब कुछ समय बाद जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस t टाइम बाद या कुछ समय बाद t डैश टाइम बाद vt डिस्टेंस ट्रैवल करके आगे पहुँच गया, तब अगर देखा जाए फ्रेम s और s डैश से तब क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी हो गया c और टाइम हो गया t, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ct फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के लिए, और x डैश इज इक्वल टू हो जाएगा सी टी डैश, वो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू फिर वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट है c और टाइम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए t डैश, तो x डैश इज इक्वल टू लिखा जाएगा सी टी डैश, और ये रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश के लिए। यही बात लिख भी दी है कि बाय आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यही है सेकंड पोस्टुलेट जो कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम रहेगा। तो लेट अ सिग्नल ऑफ लाइट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम कॉमन ओरिजिन ऑफ s एंड s डैश एट टाइम t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों एक ही पॉइंट पे रहेंगे, वहां से लाइट सोर्स जो कोई लाइट एमिट कर रहा है। अब उसके बाद आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद the position of signal seen from s and s dash given by x is equal to ct और x dash is equal to हो गया ct dash।
अब ये जो दो वैल्यूज मिली है एक्स और एक्स डैश की, ये हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में प्लेस कर दें। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स डैश, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and x dash in equation first and second respectively। मतलब x की वैल्यू रेस्पेक्टिवली नहीं रहेगा, x की वैल्यू हमें इसमें रखना है और x डैश की वैल्यू इस वाले में रखना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड x डैश इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x की वैल्यू इस वाले में, इस सेकेंड वाले इक्वेशन में रखें और x डैश की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखें। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन की हालत देखते हैं क्या हो जाता है। x डैश इज इक्वल टू क्या है, x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया सी टी डैश इज इक्वल टू k, और यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू कितना है, सी टी माइनस वी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और फिर ये दोनों वैल्यूज फिर इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखें, तो यहाँ x की वैल्यू रखें, x की वैल्यू हो गया सी टी इज इक्वल टू के, फिर x डैश की वैल्यू है सी टी डैश प्लस वी टी डैश। तो इक्वेशन नंबर 1 में x और x डैश की वैल्यू प्लेस किए, ये यहाँ पे दोनों, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 में x और x डैश की वैल्यू प्लेस किए, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करें, सॉल्व करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करें, तो सी टी डैश इंटू सी टी, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टी इंटू टी डैश इज इक्वल टू, इधर दोनों का मल्टीप्लाई करें के इंटू के, ये हो गया के स्क्वायर। फिर इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करें, एक बार लिख ही दे रहे हैं, यहाँ लिखे सी टी माइनस वी टी, और इस ब्रैकेट में सी टी डैश प्लस वी टी डैश। फर्दर सॉल्व करें, हो गया सी स्क्वायर टी टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर, यहाँ से t कॉमन, ये हो गया c माइनस वी, और यहाँ से t डैश कॉमन, ये हो गया c प्लस वी, ये हो गया c स्क्वायर टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये t और ये भी टी डैश, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो है c माइनस वी और c प्लस वी। क्या लिखा जाए, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी ये हो गया c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। टी डैश से टी डैश कैंसिल हुआ, यहाँ से हुआ c स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो यही बचा c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, c स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ये बचा यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से भी सी स्क्वायर कैंसिल हुआ। के स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बचा 1, ये मल्टीप्लाई में था, ये आएगा डिवाइड में, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो के स्क्वायर की अगर वैल्यू इतनी है, तो के की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। के इज इक्वल टू हो जाएगा ये सब अंडर रूट में, तो ये हो गया 1 का अंडर रूट 1 अपॉन इसका पूरा का अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मिल गई हमें एक वैल्यू के की, तो ये के की वैल्यू मिल गई। तो के की वैल्यू अगर मिल गई, तो इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करके एक्स डैश की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1, या इसे भी एक इक्वेशन बना के छोड़ दें,
तो अगर 4 इक्वेशन बने थे, 4 और 5 बने थे, तो ये हो गया 6 इक्वेशन, या इसके अभी 6 ही लिख दे रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1, तो वैल्यू रख दें तो एक्स डैश की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दिया जाए। इक्वेशन नंबर 1 में अगर प्लेस करें तो ये हो जाएगा एक्स डैश इज इक्वल टू हो गया के की वैल्यू हमें पता है, के की वैल्यू कितना है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू के बाद है एक्स माइनस वी टी। मतलब हमें जो फर्स्ट इक्वेशन एक्स डैश की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमें मिल गई। तो एक्स डैश इज इक्वल टू मिल गया, यहाँ पे क्या मिला एक्स माइनस वी टी बाई √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एक्स डैश की ही वैल्यू हमें चाहिए थी, इसे हटा के यहाँ एक्स डैश की वैल्यू लिख दे रहे हैं, यही नहीं था। तो एक्स डैश इज इक्वल टू हो गया एक्स माइनस वी टी बाई √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एक्स डैश की वैल्यू मिल गई, वाई डैश इज इक्वल टू वाई मिल गया, जेड डैश इज इक्वल टू जेड मिल गया। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए टी डैश की। टी डैश की वैल्यू अगर मिल जाती है तो चारों लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखा जाए एक्सप्रेशन हम लोगों के पास है ही, यहाँ पे भी है, इससे पहले भी इसे सॉल्व करने के पहले भी इसका एक्सप्रेशन एक था जो हम लोग अभी लिख के उसी में वैल्यू प्लेस करके उसे सॉल्व करेंगे। तो हमें अब चाहिए टी डैश की वैल्यू। टी डैश वाले एक्सप्रेशन में के की वैल्यूज प्लेस करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तुरंत मिल जाएगी इसकी वैल्यू। तो या तो फिर इक्वेशन नंबर 3 से ही फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से अगर फाइंड करें तो के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में रख दें। तो इक्वेशन नंबर 3 में टी डैश है, टी डैश इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन के टी माइनस के एक्स बाई वी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर, यही है। तो इसमें वैल्यू प्लेस करें तो के की वैल्यू है हमारे पास, के की वैल्यू कितना है, के की वैल्यू है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यही है वैल्यू, इसमें अगर वैल्यू प्लेस करें तो यही प्लेस कर दे रहे हैं 1/ अगली लाइन में ही कर रहे हैं, टी डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यहाँ से के की वैल्यू फिर यही 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स बाई वी, ये एक्स बाई वी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। तो के की वैल्यू हमारे पास है कितना है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना वैल्यू था। तो एक लाइन इसी में आप समझ लें। तो अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो गया, इस अंडर रूट का स्क्वायर करें तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, हट गया यहाँ से, तो अंडर रूट हट गया, ये स्क्वायर भी हट गया। अब ये क्या हो गया 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रिवर्स होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया इसमें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब फिर ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये हो गया माइनस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ से बचा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचा, तो ये वी से एक वी कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे, ये हो गया एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर या वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है हमें
यहाँ तो टी था, के टी, तो के की वैल्यू हो गई इंटू टी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉमन मिल रहा है हमें 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों में मिल रहा है, कॉमन ले लिया गया। यहाँ से बचा ऊपर टी माइनस यहाँ से बचा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई टी डैश की। तो हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू आ गई, वाई डैश की वैल्यू आ गई, जेड डैश की वैल्यू आ गई, टी डैश की वैल्यू आ गई, और यही सब वैल्यूज मिला के ही था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसी को लिख दे रहे हैं, सब वैल्यूज मिला के यही कहा जाएगा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यहाँ लिखें तो ये हो गया एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और यहाँ से टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सब वैल्यूज चारों इक्वेशंस मिला के कहा जाएगा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब ये एस डैश फ्रेम के लिए फाइंड किया गया। अगर एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका उसका ठीक उल्टा फाइंड किया जाए तो उसे कहेंगे इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और उसे इन सबको एक्स डैश के रेस्पेक्ट में लिखा गया, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश, उसे लिखेंगे एक्स के लिए। तो एक्स के लिए लिखा जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश, और यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो रहेगा माइनस वी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस वी टी डैश बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया x की वैल्यू। y इज इक्वल टू हो जाएगा y डैश, z इज इक्वल टू z डैश, t इज इक्वल टू लिखना है, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू t डैश, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन वही अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इन चारों इक्वेशंस को कहा जाएगा इनवर्स लॉरेंट या लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, या इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, या लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये दोनों हेडिंग्स मतलब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी पढ़ गए और उसका इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी समाप्त हुआ। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।